नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रुथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल उन राजनीतिक और नफरती प्रोपेगेंडा को डीबंक करेंगे जो जाटों के सोशल स्टेटस को लेकर अक्सर फैलाए जाते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखना अनिवार्य है, तो पहले उस वीडियो पर विजिट करें। पहले पार्ट में हम जान चुके हैं कि एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स और इंस्क्रिप्शंस में जाटों को उच्च जाति और क्षत्रिय समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है, मगर फिर भी कई बार शूद्र जैसे वाहियात दावे कैसे सामने आते हैं, चलिए देखते हैं। जाटों को शूद्र कहने के लिए सबसे ज्यादा 11वीं सेंचुरी के फारसी मुस्लिम इतिहासकार अल-बिरूनी की किताब का उपयोग किया जाता है और कहते हैं कि यहाँ जाटों को नीच शूद्र पशु चराने वाली जाति कहा गया है। मगर नफरती चिंटू आधा अधूरा दावा ही करते हैं। चैप्टर 47 पेज 401 पर ही पूरी बात ऐसे लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था, जो जाट परिवार में जन्मी थी और ये पशुपालन का काम करते थे। चैप्टर 9 में तो वासुदेव को ही शूद्र बता रखा है, यानी अल-बिरूनी ने पहले वासुदेव को शूद्र बताया और फिर उसको जाट परिवार से जोड़ दिया। मगर नफरती गोले इस किताब का सहारा लेकर जाटों को ट्रोल करते हैं, तो क्या वो खुशी खुशी ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जाट थे? यहाँ तो गोले अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर इस किताब के सहारे जाटों को शूद्र मानोगे तो श्री कृष्ण को भी जाट मानना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं कहता हूँ जाटों, पूरे पेज को ध्यान से पढ़ा करो। इसके बाद जाटों से जलने वाले लोग सबसे ज्यादा 13वीं सेंचुरी में लिखे गए चचनामा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण राजाओं ने सिंध के जाटों पर कड़ी पाबंदियां लगाती थी। जाटों को सिंध में चंडाल कहा जाता था, कुत्तों से सुंघाया जाता था, कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता था। दावे तो बहुत सारे हैं, मगर इनमें से एक भी सच नहीं है। चचनामा में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दरअसल चच ने केवल लोहाना समेत 2 कबीलों सम्मा और लाखा पर प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध के अनुसार वो रेशम की पगड़ी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि रेशम का कपड़ा राज का प्रतीक था। उन्हें घोड़े पे बैठने तो अलाउ था, मगर जब भी कोई चच खानदान का व्यक्ति सामने से गुजरता था तो घोड़े से उतरना पड़ता था। ध्यान रहे, बस इन 2 बौद्ध धर्मी कबीलों पर प्रतिबंध थे। बाकी अलोर के पास बुधिया राज्य में जाट ही राज कर रहे थे। वो तो रेशम की पगड़ी भी पहनते थे और राणा उपाधि भी लगाते थे। अगर चच या दाहिर जाटों से नफरत कर रहे होते तो कैकन, बुधिया, हालाखंडी, झलावन इत्यादि इलाकों पर जाटों को क्यों राज करने देते? अगर दाहिर और जाटों में इतनी ही दुश्मनी थी तो सिविस्तान का जाट गवर्नर चंद्रम हाला दाहिर की मदद क्यों करता? खैर, इस टॉपिक पर हम एक और वीडियो डिटेल में बनाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। चचनामा में ही आगे जाटों को खूंखार और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लिखा है। इससे ये तो समझ में आता है कि दाहिर को जाटों की बगावत का डर लगा रहता था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जिस सम्मा कबीले के हवाले से राजपूत जाटों को नीचा दिखाते हैं, उसी सम्मा कबीले से चुड़ासमा राजपूत और जडेजा राजपूत अपनी लीनियज क्लेम करते हैं। अगर इस क्लेम का यूज जाटों के अगेंस्ट किया जाता है तो खुद राजपूतों की ही बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि रेस्ट्रिक्शंस के लगाने पर सोशल स्टेटस डाउन हो जाता है, तो फिर ऐसे ही कुछ जिक्र मीरात ए सिकंदरी में भी मिलता है, जहां गुजरात सल्तनत के शासन के दौरान गुजरात के राजपूतों को घुड़सवारी करने की इजाजत नहीं थी और ना ही वो हथियार रख सकते थे। साथ में गुलामी की निशानी के तौर पर राजपूतों के गले में लाल पट्टा बांध कर रखना पड़ता था। तो क्या इन रेस्ट्रिक्शन के आधार पर राजपूतों को लो कास्ट मान लेना चाहिए? असल में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति किसी क्षेत्र पर कब्जा जमाता है तो वह उस क्षेत्र के ताकतवर कबीलों पर रेस्ट्रिक्शन लगा ही देता है ताकि बगावत ना हो पाए। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में मुस्लिम इतिहासकार नजर अशरफ द्वारा लिखी गई दबिस्तान ए मुजाहिब का भी सहारा लिया जाता है, जिसमें जाटों को निचले स्तर का वैश्य लिखा है, यानी जाटों को वैश्य वर्ण का हिस्सा माना गया है। खैर, इस दावे से जाटों के शूद्र होने का दावा तो यूं ही खारिज हो जाता है, यानी जाट शूद्र तो नहीं थे, खेती करने की वजह से उनको वैश्य वर्ण में गिना जाता होगा। चलो, अब जब बात खेती की आ ही गई है तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि जाटों के एग्रीकल्चर से कनेक्शन के कारण कुछ लोग जाटों को शूद्र होने का इल्जाम लगाते हैं। चलिए देखते हैं धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से खेती किस वर्ण का हिस्सा मानी जाती है। महाभारत के भृगु रुवाच में वर्ण व्यवस्था को रंग के आधार पर बताया गया है, जहां कहा गया है कि जिन्होंने पशुपालन और खेती के काम शुरू कर दिए उनका रंग हल्का पीला सा पड़ गया और वो वैश्य कहलाने लगे। यज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार तो खेती करना, व्यापार करना और पशुपालन करना वैश्य वर्ण का काम होता है। शंकराचार्य की कमेंट्री के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना वैश्य वर्ण का काम होता है। यजुर्वेद में भी खेती की तारीफ करते हुए पशुपालन को वैश्य कर्तव्यों में शामिल कर रखा है। मनुस्मृति के अनुसार भी प्रजापति ने दुनिया बनाकर सभी पशु वैश्य को सौंप दिए। वैश्यों को खेती का ज्ञान होना चाहिए और व्यापार, खेती और पशुपालन वैश्य के कर्म हैं। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्य
कर्तव्य निभाने में नाकाम रहता है वो खेती और पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर सकता है। तो अब तक देखे प्रमाणों से यह तो साबित होता है कि खेती और पशुपालन भी वैश्य वर्ण का ही हिस्सा होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो ये तय है कि खेती, पशुपालन और व्यापार तीनों कार्य वैश्य वर्ण में ही गिने जाते थे। अब मुस्लिम इतिहासकार इरफान हबीब ने भी अपनी बुक में जाटों को लेकर काफी उल्टा सीधा लिखा था, मगर बाद में एक लाइव के दौरान उन्होंने अपनी गलती को माना और अपना स्टेटमेंट शर्मनाक बताया था। Well, it's very embarrassing for a thesis I put forward to be thrown against me. I did argue in a paper that Jats were a primitive community in Sindh described by Yuan Chong and the Chachnama, the near contemporary record of Arab conquest. But then they became peasants in the Punjab. In Sindh they remained camelmen. In Sindh, camelmen are called Jats. But in the Punjab they became peasants. And this gave them a higher status, or this enabled them to claim a higher status which they could achieve not by Sanskritization but by conversion to Sikhism. And this ultimately in Punjab they contributed to the Sikh revolt, and in Haryana and Western UP to the Jat revolt. Well, this was a thesis. I would not say that it has been proved because there are certain difficulties. Whereas in Sindh the Jats were certainly a low caste, a non-peasant caste. At the same time, there is an inscription found in Baltistan or further north, when around 5th century AD, in which there is the mention of a Jat prince. So my thesis has been slightly shaken, I think, by that discovery. अब इन सब के बाद आता है नफरती चिंटुओं का ब्रह्मास्त्र। साल 1936 का लाहौर कोर्ट का एक जजमेंट, जिसको ये कहकर प्रचारित किया जाता है कि लाहौर कोर्ट ने जाटों को शूद्र घोषित कर दिया। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि जाटों को शूद्र कहने के पीछे क्या तर्क था। दरअसल जाटों में करेवा प्रथा नाम का एक बहुत ही प्राचीन रिवाज रहा है। इस प्रथा के अनुसार एक विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर से विवाह करके अपने मृत पति का वंश आगे बढ़ाती है। ये प्रथा वैदिक आर्यों की एक पुरानी परंपरा थी। निरुक्त में ऋषि यास्क ने देवर का अर्थ दूसरा वर बताया है। महाभारत में भी माता सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि मेरे मृत पुत्रों की पत्नियों से वंश आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार द्विज जातियों में महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता। द्विज जातियों में विधवा महिला को संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग प्रथा का पालन करना पड़ेगा, जिसमें किसी उच्च वर्ण के ब्राह्मण को बुलाकर एक रात का सहवास होता था, लेकिन विवाह नहीं होता था। जबकि लेविरेट मैरिज एक पूर्ण विवाह होता है। जाटों ने इस वाहियात नियम को ठुकराते हुए अपनी आर्य प्रथा को तवज्जो दी। इसी कारण कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि जाट द्विज जाति नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का केस क्या था। यह केस गढ़शंकर तहसील पंजाब में हुआ था। एक ससुर अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी विधवा बहू से विवाह करना चाहता था ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन वह कोर्ट में कोई मजबूत तर्क नहीं दे पा रहा था। चूंकि द्विजों में पुनर्विवाह की परंपरा नहीं होती थी, इसलिए लाहौर हाईकोर्ट ने जाटों को द्विज से अलग शूद्र माना। कोर्ट के अनुसार हिंदू लॉ के तहत यह विवाह मान्य हो सकता है, क्योंकि हिंदू लॉ में ससुर और विधवा बहू के बीच विवाह पर कोई भी डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए कई बार आपको खाप पंचायतें हिंदू कानून के खिलाफ नजर आती हैं, क्योंकि ये उनके कई मान्यताओं के विपरीत होता है। क्योंकि करेवा विवाह में केवल विधवा का विवाह उसके देवर के साथ हो सकता है, लेकिन हिंदू कानून के अनुसार ससुर और बहू का विवाह भी जायज माना गया है। ध्यान रहे, ये केस जाटों के वर्ण पे था ही नहीं। नफरती गोले शब्दों के साथ हेरफेर करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कोर्ट ने जाटों को शूद्र घोषित कर दिया। अगर फिर भी एक बार के लिए मान लिया जाए कि कोर्ट ने जाटों को शूद्र डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इस केस से भी 90 साल पहले 1846 में सदर दीवानी अदालत ने राजपूतों को अव्वल दर्जे का शूद्र घोषित किया हुआ है। तो क्या राजपूत कोर्ट के इस फैसले को भी एक्सेप्ट करेंगे? अगर नहीं
तो फिर जाट वाला भी कैसे कंसीडर कर सकते हैं। असल में जाटों को शूद्र कहने की साजिश 11वीं सेंचुरी के बाद से शुरू हुई है। उससे पहले जाटों को कहीं भी शूद्र नहीं लिखा हुआ और इसके बाद भी जाटों के वर्ण की टिप्पणी करने वाले राइटर्स ने किसी भी धर्म ग्रंथ का रेफरेंस दिया ही नहीं है। ये 18वीं 19वीं सदी के राइटर्स के भी क्लेम्स की तब तक कोई कदर नहीं है जब तक कि वो अपने क्लेम का प्रमाण ना दे दें। खैर, दावों की बात हो ही रही है तो हो सकता है जाटों को ट्रोल करने के इरादे से कुछ जाट नेताओं की ही वीडियो क्लिप्स का यूज किया जाए। चलिए कुछ पर नजर भी डाल लेते हैं। ये बड़े लंबे समय तो शूद्र सीगे जी और लाहौर हाई कोर्ट ने जटां नूं शूद्र डिक्लेयर किया सी एक जजमेंट विच जी। इस क्लिप को यह कहकर प्रचारित किया जाता है कि इसमें एक सिख जाट नेता ने खुद जाटों को शूद्र कहा है, मगर ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक डाल दूंगा जहां से जाकर आप खुद देख सकते हैं कि ये बंदा जाट नहीं बल्कि मेहता खत्री है। चर्चा करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो ਵਿੱਚ हाजिर ने प्रोफेसर मनजीत सिंह जो समाज शास्त्री ने, हरकिशन सिंह मेहता जो समाज शास्त्री ने। जब ये बंदा खुद जाट ही नहीं है तो इससे हम ऐसी क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि ये जाटों के बारे में कुछ अच्छा बोलेगा। बाकी इन्होंने कुछ भी बोला है उसका इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिखाया है, अतः ये बस इनका खोखला क्लेम ही माना जाएगा। ये डिक्लेयर किया था कि धौलपुर भरतपुर के जाट शूद्र है। ये क्लिप दिखाकर चिंटू ये कहेंगे कि देखो तुम्हारे तो राजा ने खुद को शूद्र बोल दिया, तो जरा उनसे ये बात भी पूछो कि इन्होंने शूद्र बोलते हुए कौन से प्रमाण दिखाए हैं। क्या सिर्फ बोल देना ही काफी है? इस हिसाब से तो ये खुद को श्री कृष्ण का वंशज यदुवंशी जाट भी बोलते हैं, तो क्या नफरती चिंटू इनके इस दावे को भी मान लेंगे? खैर, विश्वेंद्र सिंह ने यह दावा इसीलिए किया था ताकि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाया जा सके। सो दिस वाज जस्ट ए पॉलिटिकल स्टंट। जयंती कल 100वें वर्ष की जयंती आप लोगों ने बनाई। आप लोगों ने यह बात भी कही क्षत्रिय संघ के अंदर हम राम के पूर्वज है, आपको गर्व है, वंशज है, हमारा पूर्वज शूद्र है, उन पर भी हमारे तो फक्र है। इस जो व्यवस्था क्षत्रिय और शूद्र के संदर्भ के अंदर है, योगदान हम लोगों ने भी दिया। ये है कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी जो हर जगह जाटों को शूद्र कहते फिरते हैं। हालांकि किस धर्म ग्रंथ से पढ़कर ये बोल रहे हैं वो तो इन्होंने खुद भी नहीं दिखाया अभी तक। ना जाने क्यों कांग्रेस के नेता ही जाटों को जानबूझकर शूद्र बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि सबूत कोई दिखाता ही नहीं है। खैर, ये ऐसा दावा इसीलिए कर रहे हैं ताकि ओबीसी SC ST का वोट बैंक मजबूत किया जा सके। जाटों को क्षत्रिय कहा, क्षत्रिय ये थे नहीं। आज तक इनको शूद्र कहते आए थे ब्राह्मण, आज तक इनको चंडाल कहते आए थे। जाटों को भी नीच बोलते थे वो, जटों को जाटों को सबको नीच ही बोलते। शूद्र हमारे तो चंडाल में रखते हैं, चंडाल और शूद्र बोलते हैं। शूद्र तो फिर भी कैटेगरी, चंडाल कैटेगरी से बाहर कर दिया, जाटों को तो कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। जट्टों को ट्रोल करने के लिए इन दोनों क्लिप्स का खूब यूज किया जाता है, मगर वही बात, इन्होंने भी अपने क्लेम का कोई प्रमाण नहीं दिखाया। बाकी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सिख धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है? सिखों में तो वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं है। जब आपके पंथ में कोई परंपरा है ही नहीं तो आपका दावा तो यही झूठा साबित हो जाता है। और अगर आप फिर भी दोगली बातें करते हुए जाटों को शूद्र बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप वर्ण व्यवस्था में मानते हो। तो फिर दिखाओ कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है। वैसे तो सिख नेता कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के पाखंड को नहीं मानते, लेकिन फिर जाटों को बदनाम करने के लिए आखिर में ब्राह्मण परंपरा का ही सहारा लेते हैं। इसका मतलब तो यही बनता है कि आप खुद ब्राह्मणों की परंपरा को आज तक मान रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं और उसी का प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप जाटों के सोशल स्टेटस पर कुछ बोलें। दरअसल ये सोचते हैं कि जाटों को नीचा दिखाकर अपने सिख धर्म की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसी हरकतें करके इनको लगता है कि जाटों में हिंदू और ब्राह्मण के प्रति नफरत पैदा कर लेंगे, मगर ये नहीं जानते कि किसी को नीचा दिखाकर आकर्षित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ मंदबुद्धि लोगों को आप अपने साथ जोड़ लें, मगर समझदार पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को आप अपना दुश्मन बना बैठोगे। और किसी की कौम के डेवलपमेंट के लिए समझदार लोगों की जरूरत होती है, भेड़ चाल बेवकूफों की नहीं। असल में देखा जाए तो सिख नेताओं को सिक्खी का सही से प्रचार करना ही नहीं आता। आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की बजाय समाज में केवल अपने खिलाफ अनजाने में नफरत ही फैला रहे हो। बाकी आप हिंदू मान्यता को मानते ही नहीं है तो आपको वर्ण व्यवस्था पर कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये बात गौर करने वाली है कि जाटों को शूद्र कहने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। पहले तो वो जो जाटों से नफरत करते हैं और जैसे तैसे जाटों को नीचा दिखाना चाहते हैं, जाटों को ट्रोल करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो किसी तरह की राजनीतिक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं या आरक्षण
आरक्षण चाहते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो जाटों में किसी विशेष तरह के धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या रिलीजियस कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। हालांकि पुख्ता प्रमाण कोई नहीं देता, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जाटों को शूद्र लिखा ही नहीं है। लोगों के बस खोखले दावे होते हैं। ये बात ध्यान रहे कि क्लेम और फैक्ट में अंतर होता है। क्लेम तो बिना रेफरेंस के कोई कुछ भी कर देता है, मगर फैक्ट सबूतों के आधार पर बनता है। किसी के कुछ भी मुंह उठाकर बोल देने से बात सत्य नहीं हो जाती। ऐसी वीडियो क्लिप्स को काट काट कर वही लोग यूज करते हैं जो या तो खुद अंदर से खोखले हैं या जाटों के नाम से उनका पिछवाड़ा सुलगता है और जाटों को ट्रोल करने के लिए डेस्परेट रहते हैं। अगर किसी की बोली गई बकवास को ही सच मानना है तो एक जाट फौजी का ये वीडियो देखो। हमने भी जाट नहीं, देवता का करो, देवता। तो फिर इस क्लेम के हिसाब से तो अब जाटों को देवता बोलना शुरू कर दो। खैर, जाट तो खुद को हमेशा से ही देवता बोलते आए हैं। अगर किसी जाट ने खुद को शूद्र बोल दिया तो तुम उसे सच मान लेते हो, और हजारों जाट खुद को देवता बोलते हैं, वो भी सच मानो। फिर एक पंजाबी जाट रणधीर मान का ये वीडियो देखो। लबाने सब तो नीवी जात आ, उदू ऊपर हैगा रब, रब तो ऊपर हैगा जट, जट सब तो ऊपर आ, रब थले आ। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि जाट तो भगवान से भी ऊंचे हैं। फिर ये भी मान लो भाई। बताओ भाई, इन क्लेम्स को मानोगे या नहीं मानोगे? अब अगर किसी की बोली गई बात को ही सच मानना है तो फिर करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गुग्गा मेडी का भी ये वीडियो देखो। भारत के हर प्रदेश में गए, 22 प्रदेशों में टीम खड़ी की है, तब पता चला है कि राजपूत समाज SC में भी है, ST में भी है, OBC में भी है और सामान्य में भी है। अगर सबको पूरे भारत में घूम करके देखा है, राजपूत समाज ST में भी है, SC में भी है, OBC में भी है और सामान्य में भी है। क्या राजपूत इस बात से एग्री करते हैं कि OBC, SC और ST में भी राजपूत होते हैं? राजपूत नेता राजेंद्र नरूका का क्लिप देखो। उत्तर प्रदेश में राजपूत नाम की जाति अलग है और वो जाति क्षत्रियों से संबंधित हो सकती है, पर क्षत्रिय नहीं है और न क्षत्रियों की तरह सामान्य वर्ग में आती है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि यूपी के राजपूत क्षत्रिय ही नहीं होते, वो एक अलग ही तरह के राजपूत हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के राजपूत नेता मनीष सिसोदिया ने तो खुद प्रतिहार वंश को गुज्जर बताया था। आज हम जिस मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सम्राट मिहिर भोज गुज्जर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज गुज्जर दिवस भी है। मैं सोच रहा था तो क्या राजपूत समाज इन दोनों क्लेम्स को भी बिना प्रमाण के सच मानकर प्रमोट कर सकता है? क्या फिर इनका भी क्लेम सही मान लेना चाहिए? अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि जाट अगर क्षत्रिय हैं तो आरक्षण क्यों ले रखा है? पहली बात तो जाटों ने आरक्षण लाठी के जोर पे लिया है, भीख में नहीं मिला। दूसरी बात, आरक्षण तो राजपूत और ब्राह्मणों तक ने ले रखा है, तो क्या उनको भी आरक्षण के आधार पे जज किया जाना चाहिए? अब कमेंट्स में स्पैम करने वाले लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक पर भी वीडियो आएगा। ये प्रोपेगेंडा भी काफी फैलाया जाता है कि जाटों को तो क्षत्रिय स्टेटस आर्य समाज ने दिया, लेकिन आज के वीडियो में हम जान चुके हैं कि आर्य समाज के आने से भी कई सदियों पहले तक जाट क्षत्रिय ही थे। आर्य समाज ने तो जाटों के खिलाफ हो रहे प्रोपेगेंडा को खत्म किया था। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो जाट क्षत्रिय वर्ण में ही आएंगे और जाटों को आर्य बताया गया है, देवताओं से भी ऊंचा बताया गया है, मगर किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में जाटों को शूद्र नहीं लिखा। लेकिन अगर आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप जाटों को शूद्र या चंडाल कहें, और अगर कह भी रहे हैं तो जरा बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है? जाट तो हमेशा से ही एग्रो मार्शियल कम्युनिटी रही है, तो फिर जाट खुद को खुल के क्षत्रिय क्यों नहीं कहते? बात यह है कि जाटों ने हमेशा से खुद को वर्ण व्यवस्था से ऊपर माना है, ब्राह्मणी व्यवस्था को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जाट तो खुद को देवता कहते आए हैं। लेकिन अगर कोई जाट खुद को क्षत्रिय बोल भी रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, खुल के खुद को क्षत्रिय बोलो। और अगर कोई ज्यादा जबान चलाए तो ये वीडियो फेंक कर उसके मुंह पे मारो। जब भी वर्ण की बात आती है तो जाटों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि आखिर क्या जवाब दें। आज मैंने बता दिया है कि क्या जवाब देना है, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से उत्तर दीजिए।